दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए शो में जिसका नाम है जोश नेट जेआरएफ। और आप देख रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की हिंदी का जो सिलेबस है उसमें हिंदी और भाषा, जो हिंदी भाषा का साहित्य है उसको देखा जा रहा है। तो आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। और चलिए कल जो पिछला वीडियो था उससे आगे की शुरुआत करते हैं। आज का अभी तक हम लोगों ने देखा था वर्ण विचार, ठीक है, वर्ण विचार देखा था। आज से हम देखेंगे शब्द विचार। शब्द विचार आज से हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। मैं हूं चंद्रशेखर। चलिए, तो पहला है यहाँ पे देखिए शब्द भेद ना। वर्ण भेद पूरा का पूरा हम लोगों ने देखा था अच्छे से। शब्द भेद का मतलब ये होता है कि शब्दों के जो नियम चलते हैं वो कैसे चलते हैं। वर्णों का तो हमने देख ही लिया था, क ख ग घ ङ कौन कौन से हैं, सारी चीज़ें आप पिछले वीडियो में हैं भाग 7 में, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे का जो शुरू करते हैं। तो इसमें है शब्द भेद। शब्द भेद में क्या क्या आते हैं देखिए। पहला विकारी। विकारी का मतलब क्या होता है? जो परिवर्तित हो, जो परिवर्तित कर दे, ठीक है। तो जो परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन आता हो उसको क्या बोलते हैं? विकारी ना। जिसके वजह से कोई भी परिवर्तन वाक्य में आ जाता हो उसको क्या बोलते हैं? विकारी। और अविकारी या फिर अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यह सारे शब्दों के भेद हैं, ठीक है। रूपांतरण के अनुसार शब्दों के 2 भेद हैं और हर एक में 5-5 हैं, ठीक है। तो अब देखिए रचना को बनावट के आधार पर 3 प्रकार के जो शब्दों में भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ का मतलब क्या होता है बताइए? रूढ़ देखिए ना, गांव में जब लौकी जो हो जाती है वह थोड़ी सी कठोर हो जाती है, जिसमें अंगुली नहीं धंसती, तो उसके लिए क्या बोलते हैं? रूढ़ हो गया है। तो रूढ़ का मतलब जैसे बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका हम जैसे देखिए एक है रूढ़। जैसे मैं कहूँ कि घर, घर जो शब्द है वह क्या है? रूढ़ हो चुका है। इसका यदि आप संधि विच्छेद जो भी करना चाहें, घ प्लस र ऐसा करेंगे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, मतलब यह जो है रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे ही बहुत सारे शब्द जिनका कि हम संधि विच्छेद भी नहीं कर सकते और जो किसी एक चीज़ के लिए क्या हो चुके हैं? किसी एक चीज़ के लिए अर्थ मतलब हमेशा वही रहेंगे, वो अर्थ ले चुके हैं। यौगिक शब्द कौन होते हैं? जो 2 शब्दों के मेल से बने हों, ठीक है, जो 2 शब्दों के मेल से बने हुए हों। जैसे शौचालय, शौचालय, जहाँ सोच वहाँ शौचालय, तो ना। तो देखिए यह क्या है? यौगिक शब्द है जिसमें 2 शब्द, जैसे हम लोग क्या करते हैं? विद्यालय, विद्या प्लस आलय जुड़ के क्या बनता है? विद्यालय ना, विद्यालय बनता है। तो इसको क्या बोला गया? यह यौगिक शब्द हैं। तो ये प्रकार के शब्द होते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो योग रूढ़ हो चुके हैं, जो 2 शब्दों के योग से तो बने हैं लेकिन उनका जो योग से बना हुआ है। जैसे पंकज देखिए, पंक ना, पंक में ज जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? पंकज बन जाता है। क्या बन जाता है? पंकज। पंक का मतलब होता है कीचड़, ज का मतलब होता है जन्मना। जो कीचड़ में जन्मता है उसको पंकज बोलते हैं। तो देखिए जो पंकज शब्द है वह क्या हो चुका है? आज निर्धारित हो चुका है कि यह किसके लिए प्रयोग होता है? कमल के लिए। कमल जो शब्द है उसके लिए प्रयुक्त होता है पंकज। तो अब पंक में तो बहुत सारी चीज़ें उगती हैं, बेहया भी उगता है ना, बहुत सारी चीज़ें कीचड़ में उगते हैं। बेहया मतलब जो सदाबहार, जिसको गांव में बोला जाता है, जो प्राइमरी में जिससे हम लोग की बहुत कुटाई होती थी। तो ये शब्द क्या हो चुका है? इसमें योग तो है लेकिन यह क्या हो चुका है? योग रूढ़ हो चुका है। तो इसको बोलते हैं पंकज। पंकज जैसे है, पंकज का मतलब कमल। तो पंकज, जलज ना, वारिद, बहुत सारे। बादल का क्या है? वारिद। जलज क्या है? तो बादल। तो यह सब जो हैं योग रूढ़ हैं। रूढ़ हो गया, समझ में आ गया। योग रूढ़ समझ में आ गया, यौगिक समझ में आ गया। तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति और इतिहास के आधार पर 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, यह 4 भेद होते हैं। तत्सम मतलब जो संस्कृत से सीधे निकला हुआ है उसको क्या बोलते हैं? तत्सम ना। और जो तद्भव है, तद्भव का मतलब क्या है? वह परिवर्तित हो चुका है। क्या हो चुका है? वो परिवर्तित हो चुका है। तो उसको क्या बोलते हैं? तद्भव, कि मतलब जैसा वह हो गया, इसको क्या बोला जाता है? तद्भव, ठीक है। देशज का मतलब बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं हमारी जो हमारी अपनी खुद की बोलियों से हिंदी बनी हैं, उनको क्या बोला जाता है? देशज। जैसे आप बहुत सारी भाषा देखिए, वह देशज है जो कि हमारे बोलियों से निकल के हिंदी में पहुंची है,
ठीक है। तो यह होती है देशज। देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछता है। और आगत, आगत शब्द क्या कैसे हैं, जो विदेशों से किसी न किसी माध्यम से विदेशों से आए हों उसको आगत शब्द बोला जाता है। ठीक है। आगत मतलब जैसे आप देखिए कौन कौन से शब्द आगत हैं। जैसे देखिए एक है पपीता, लोटा ना, मोबाइल फ़ोन ना, यह सब जो शब्द हैं, मोबाइल, ऑटो और ऐसे ही बहुत सारे आप शब्द देखेंगे, कंप्यूटर, यह सब क्या हैं, आगत हैं ना। आगत विदेश से लिए गए हैं बहुत सारे शब्द। जैसे हो गया हमारा जलेबी, समोसा और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि कहाँ हैं, आगत हैं, मतलब जो विदेशों से आए हुए हैं। तो यह सब शब्द क्या होते हैं, आगत शब्द। तो बहुत जगहों पे पूछता है तत्सम तद्भव में भेद पूछता है, तत्सम है, देशज है, आगत है, क्या है, इसका भेद क्वेश्चनों में पूछा गया है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है कि यह शब्द तत्सम है कि तद्भव है। तो तत्सम शब्द की विशेषता क्या क्या होती है, तत्सम कब होता है, कौन कौन से ऐसे सिग्नल हैं जो कि ये सामने आ जाएं तो शब्द तत्सम होगा, यह आपको जानना चाहिए। तत्सम और तद्भव में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, जिसको आप जान सकते हैं। जैसे जिस शब्द में छ आया हो, ये वाला त्र और गया आया हुआ हो, ठीक है, वह क्या होगा, हमेशा ज़्यादातर केस में, ज़्यादातर क्या, हमेशा तत्सम ही होगा ना, क्योंकि यह संस्कृत से संयुक्त वाक्य बने हैं। तो यह पहला लक्षण हो गया तत्सम का। ठीक है। दूसरा लक्षण क्या है, दूसरा लक्षण है री की मात्रा आई हुई हो ना। री की मात्रा जिस शब्द में आया हुआ हो क्या होता है, तत्सम ही होता है। जैसे देखिए क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, यह सारे शब्द क्या हैं, तत्सम हैं ना। ऋषि, तो यह सारे शब्द तत्सम हैं। ऐसे शब्द जिसमें री आया हुआ हो और क्या आया हुआ है, व का प्रयोग, जैसे व का प्रयोग आया हुआ हो, जैसे देखिए विद्युत ना, विद्युत, विद्युत है, यह शब्द क्या है, यह तत्सम है। अब यहीं बिजली हो जाए, ब आ गया विद्युत की जगह पे, तो क्या हो गया, यह हो गया, यह तद्भव हो गया, यह क्या है, तत्सम है ना। तत्सम में व का प्रयोग ज़्यादातर होता है, ब का प्रयोग बहुत कम मिलता है। और तद्भव में व की जगह पे ब ज़्यादातर हो जाता है। बहुत सारे आप शब्द देखेंगे, अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। और चौथा क्या लक्षण है, चौथा लक्षण है कि व का प्रयोग हो गया श, ये वाला स, ये वाला स, और इन सब का प्रयोग जहाँ भी मिलेगा वह क्या होगा, तत्सम ही होगा। तद्भव में इस शब्द का प्रयोग है ना। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। तो यही है। और एक और लक्षण है आधे शब्दों का प्रयोग या फिर हलंत का, आधे शब्दों का प्रयोग या फिर हलंत, यह जहाँ भी आया हुआ हो क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा ना। उसके बाद और बाकी हो सकते हैं, लेकिन तत्सम की विशेषता यही है। तो यह सारे लक्षण यदि आप जान जाते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आपको बहुत आसानी से पता चल जाए। क्षत्रज्ञ, री, व और श, ठीक है, एक तालव्य श और मूर्धन्य श दोनों आए हुए हैं यहाँ पे। और यह दोनों क्या होते हैं, यह जब भी आते हैं तो क्या हो जाता है, वह तत्सम हो जाता है। आधे शब्दों का प्रयोग, जैसे दिगंबर ना, दिगंबर, तो यहाँ पर देखिए आधा शब्द है ना, तो यह क्या हो गया, तत्सम हो गया। तो ऐसे ध्यान रखिएगा। आधे शब्दों का प्रयोग, हलंत का प्रयोग, हलंत का प्रयोग कैसे लिखा जाता है, जैसे खट्टा ना, इसमें हलंत का प्रयोग है। ऐसा कुछ एकाक एग्जाम्पल हो सकते हैं जो तद्भव हों, लेकिन ज़्यादातर आप यदि हलंत का प्रयोग हुआ है तो क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द ही हो जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है। और तद्भव क्या होते हैं, बाकी उसको छोड़ दिए। तद्भव होते हैं देशज, जो हमारी बोलियों से निकल के आए हुए हैं वह क्या हो जाते हैं, देशज हो जाते हैं ना। जैसे लौकी, लौकी बोला जाता है, कहीं कहीं सीताफल बोला जाता है। तो यह बहुत सारी आसपास की भाषाओं से मिलकर बनी हुई है, इसलिए देशज बोलते हैं। आगत आप जानते ही हैं ना, जो विदेशों से आई हुई भाषा है उसको आगत बोलते हैं। अभी इसका हम लोग एक्सरसाइज भी देखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है, ये हो गया वाक्य प्रयोग के अनुसार क्या शब्दों के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, यह ध्यान रखिएगा। वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं, 8 भेद, तो इसको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अब 8 भेद में से पहले देखिए यह क्या है, यह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सारी चीज़ दी हुई है, जिसको आप बचपन से जान ही रहे हैं। ठीक है। जैसे संज्ञा किसे बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव और स्थान का नाम का बोध हो, उसे संज्ञा बोलते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है,
तो राम की जगह पे क्या यूज हो सकता है? मैं यूज हो सकता है, मैं पढ़ता हूँ ना। मैं ही मान लो राम हूँ, तो मैं की जगह पे राम की जगह पे मैं का प्रयोग होने लगा, इसीलिए कहा गया है संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण बोलते हैं। क्रिया जान ही रहे हैं आप, जिससे किसी काम का करना का बोध हो। क्रिया विशेषण, जिससे किसी क्रिया की विशेषता का पता चलता हो। समुच्चय बोधक, दो या वाक्यों को मिला के, दो या शब्दों या वाक्यों को मिलाने पे शब्द का जो समुच्चय का बोध होता है उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक, मनोविकारों को सूचित करने वाले शब्द को विस्मयादि बोधक बोलते हैं ना। विस्मयादि बोधक क्या हो गया? मनोविकार को सूचित करने वाले शब्द। एक मेरा स्टूडेंट था, उसको मैंने कहा कि जिस चीज़ को देख के तुम्हें क्या हो जाए, आश्चर्य होने लग जाए ना, जैसे हक्का बक्का आ जाओ, क्या आश्चर्य में आ जाओ, तो उसको क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक बोलते हैं। तो उसने दूसरे दिन कहा कि 20 शब्द लिख के आना विस्मयादि बोधक के। तो कुछ शब्द तो उसने सही लिखे थे, बाकी शब्द जैसे देखिए उसने लिख के क्या लाया, सड़क, सड़क के आगे उसने एक्सक्लामेटरी जो साइन होता है उसको लगा दिया ऐसे, सड़क ना, आसमान, सबके सामने उसने लगा दिया विस्मयादि बोधक और कहा कि ये मेरे मनोविकारों को, मतलब ये इससे देख के मैं चौंक गया। कहा कैसे चौंके? कह रहा है सड़क, आसमान, पंखा, मतलब हर एक चीज़ को देख के वो क्या हो रहा था? चौंक जा रहा था। इन सबको विस्मयादि बोधक में डाल दिया। फिर मैंने कहा भाई ये चौंक जा रहे हो तो हो सकता है सही हो। मैं एकदम धर्म संकट में पड़ गया कि मैं क्या करूं, बताइए आप क्या करते वहाँ रहते तो। खैर आगे चलते हैं और संज्ञा को देखते हैं। संज्ञा क्या क्या है? तो संज्ञा के भेद होते हैं बहुत सारी, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा के किसी एक ही वस्तु, पदार्थ अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? संज्ञा। एक वस्तु, जैसे मैं कहूँ कि अमरूद ना, वैसे तो अमरूद से तो बहुत सारे, अमरूद केवल कहूँ मैं तो अमरूद क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन मैं फल कहूँ तो फल क्या हो जाएगा? वह जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ किसी स्कूल का नाम ले लूँ ना, जैसे माता प्रसाद माता भीख इंटर कॉलेज ना मिर्ज़ापुर में, जिसमें मैंने पढ़ाई किया है, तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। और यदि मैं कहूँ सरकारी स्कूल तो क्या हो जाएगा? वह जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जिस संज्ञा किसी एक प्रकार की वस्तुओं, पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जहाँ पे माप, तौल, लीटर, किलोलीटर इन सब का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिसको जिस चीज़ को टच न किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे रोना, हंसना ना, जो सॉफ्टवेयर, मतलब एक तरह से कहते हैं इमोशन, इन सब जहाँ भी आए, ये सब इमोशंस का नाम है, वह क्या होता है? वह होता है भाववाचक संज्ञा। तो ध्यान रखिएगा, ये 5 प्रकार की संज्ञाएँ होती हैं। ये एग्जाम्पल देके पूछा जा सकता है। तो यही है भाववाचक संज्ञा। आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं इसको, इसलिए ज़्यादा इसको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो जो जहाँ जहाँ है वो मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ। आगे है संज्ञा का रूपांतरण। संज्ञा का कैसे कैसे बदलता है? लिंग के आधार पर बदलता है। संज्ञा के जिस शब्द को स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो ना, तो संज्ञा का रूपांतरण कहाँ कहाँ होता है? लिंग के आधार पर रूपांतरण हो जाता है संज्ञा का, ठीक है। और वचन के आधार पे और कारक, ये सब क्या होते हैं? इनका जैसे संज्ञा है, संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उस रूप को कारक कहते हैं। और वचन क्या होता है? विकारी शब्दों के जिस रूप में संख्या का बोध हो, वचन। और यह सब आता है। तो देखिए लिंग क्या आता है? जैसे राम, सीता, तो यहाँ पे क्या बोध हो रहा है? लिंग का बोध हो रहा है ना। एक लड़की का बोध हो रहा है, एक लड़के का बोध हो रहा है। वचन ना, 1 गेंद, 2 गेंद, 3 गेंद, ये सब होता है। वचन वैसे हिंदी में 2 ही होते हैं। और लिंग कितने होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, जबकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं ना। नपुंसक लिंग भी होता है और संस्कृत में 3 वचन भी होते हैं। हिंदी में क्या होता है? 2 वचन 2 लिंग को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये हो ही चुका, एक वचन बहुवचन। हिंदी के कारक भेद, देखिए ये याद कर लीजिएगा, कारक भेद बहुत जरूरी होता है, बहुत जगहों पे इसका इस्तेमाल आएगा। जैसे कर्ता ने, कर्ता ने क्या होता है? जैसे मैंने पुस्तक पढ़ा, तो देखिए यहाँ पे मैंने आ गया, तो कर्ता क्या हो गया? जहाँ पे ने के साथ वाक्य जुड़ा हुआ हो कर्ता होता है। कर्म, जैसे मैंने पुस्तक को पढ़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। करण कारक, मैंने इंटरनेट से पढ़ाई की, तो यहाँ से या द्वारा है। संप्रदान कारक, काके के लिए, अपादान से अलग होने पे, जैसे मैं मिर्ज़ापुर से दिल्ली आया, तो मैं मिर्ज़ापुर से क्या हुआ? अलग हुआ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अपादान कारक। संबंध कारक क्या होता है? काके की, रारे री, नाने नी ना, यह सब संबंध कारक होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं
मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ, तो देखिए यहाँ पे का आ गया ना, मिर्ज़ापुर का, तो का जो है वह संबंध कारक है, संबंध बता रहा है। अधिकरण कारक में पेपर, जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, तो ये अधिकरण कारक हो गया ना। और संबोधन कारक ए, अजी, अहो इत्यादि। तो देखिए अजी क्या बोला जाता है, अजी सुनते हो, धनिया लेते आना। इन सब का जो ये देखिए संबोधन कारक है, जो यह है, शादी जिनका हो गया होगा उनको सही अच्छे से पता होगा। सर्वनाम केवल 7 कारक होते हैं, इनमें संबोधन कारक नहीं होता है, तो यह ध्यान रखना है। संज्ञा में इतने कारक का प्रयोग होता है और सर्वनाम में 7 कारक होते हैं, इसमें संबोधन कारक नहीं होता है, क्योंकि यह सब देखिए कहाँ है, संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। मैं जैसे था, मैंने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, लेकिन संबंध कारक कैसे लगाइएगा, तुम, अजी तुम, तो यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं बैठेगा। खैर आगे चलते हैं। सर्वनाम, अब देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इसमें कौन कौन से आता है, जैसे मैं ना, लड़की के लिए भी युक्त होता है। पुरुषों के नाम के बदले आने वाले शब्द को पुरुषवाचक, मैं, तू, आप, यह सब आता है ना। निजवाचक क्या होता है, जैसे अपने लिए, तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, यह सब जो शब्द है यह निजवाचक है। ठीक है, पुरुषवाचक इतना ही है। निश्चयवाचक क्या है, वक्ता के पास अथवा दूर की स्थिति का बोध हो तो उसको निश्चयवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव निश्चयवाचक बोलते हैं। तो उसमें क्या है, यह, वह, से ना, तो यह क्या होता है जानते हैं ना, यह एक स्टाइलस है और वह एक कुर्सी है, वह एक मैप है, तो यह सब क्या होते हैं, यह सब बताते हैं यह सब हैं निश्चयवाचक शब्द हैं। अनिश्चयवाचक क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक जिस सर्वनाम से किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक बोलते हैं। यह ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ, कोई ना, जैसे मेरे पास जैसे मैं बोलूँ कोई भी यहाँ आके इस चीज़ की व्याख्या कर सकता है, ठीक है, कोई भी सवाल हल कर सकता है, ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक है। संबंधवाचक क्या है, जिससे वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए वह संबंधवाचक होता है। प्रश्नवाचक, प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, तो यह सब हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो देखिए इसमें क्या होता है, उत्तम पुरुष किसे बोला जाता है, आप ध्यान रखिएगा। उसमें क्या होता है, देखो हिंदी में जैसे, इंग्लिश में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे भी उसी तरह का है। सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, तो इसमें क्या आता है, उत्तम पुरुष जैसे मैं, हम, ये सब आते हैं। दूसरा क्या है, तू, तुम। अन्य जैसे क्या हो गया, वह, वे, यह सब जो आता है अन्य में आता है। तो यहाँ पे सब दिया गया हुआ है, वह देख लेंगे, यह, एक, वह, वे, सो, से, आप, यह मतलब उसका बहुवचन दिया हुआ है और एक वचन दिया हुआ है। अब देखिए आगे, सर्वनाम के रूपांतरण के 3 कारणों से होते हैं, पुरुष के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण। सर्वनाम में 3 जगहों से रूपांतरण होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतरण नहीं होता है। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न कैसे बन सकता है, दे देगा सीधे सीधे, इस सर्वनाम की निम्न विशेषताएं हैं। सर्वनाम ऑप्शन 1 दे देगा, सर्वनाम के रूपांतरण के 3 कारण होते हैं, पुरुष, वचन, कारक। लिंग के कारण रूपांतरण नहीं होता है, सर्वनाम केवल 7 होते हैं, ठीक है, 7 कारक होते हैं, 8वां नहीं होता है संबंध वाला, तो यह ध्यान रखिएगा। यह सब है। देखिए यह कामता प्रसाद गुरु कौन है, पता ही है आपको ना, कामता प्रसाद गुरु, इनको बोला जाता है हिंदी का पाणिनि, पाणिनि पता ही आपको कौन थे, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण लिखा था, ठीक है। तो आगे देखिए, यहाँ पे विशेषण का बहुत सारा क्या दिया हुआ है, विशेषता दिया हुआ है। विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ना, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। जैसे देखिए कौवा क्या है, काला होता है, कौवा क्या है, एक संज्ञा है, और काला क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है। काला क्या हो गया, काला हो गया विशेषण ना। सूर्य चमकदार है, तो चमकदार क्या हो गया, इसका विशेषण। तो देखिए विशेषण कितने प्रकार का होता है, संख्यावाची, गुणवाची और सर्वनामिक। संख्यावाची क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक, 5, 7, जैसे सीधा सीधा निश्चित दे दिया कि इतने संख्याएं हैं। अनिश्चित संख्यावाचक, कुछ, कितने लोग थे ना, शोले का मशहूर डायलॉग आप याद कीजिए, कितने लोग थे, तो उसमें अनिश्चित संख्यावाचक है, लेकिन एक है कि वह पूछ रहा है। परिणाम बोधक, जैसे 3 किलो, 4 किलो, परिणाम का बोध होता है कि इतना किलो है, 3 लीटर, 4 लीटर, यह संख्यावाचक सर्वनाम है। गुणवाचक सर्वनाम, जो गुणों की विशेषता, जो गुण बताए, जैसे वह बहुत तेज है ना, वह बहुत लंबा है
लंबा नहीं, गुण नहीं होता है, वह अच्छा कलाकार है, वह अच्छा लड़का है, गुणवाचक विशेषण होते हैं। सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं यहाँ पे देखिएगा, मूल सर्वनामिक, यौगिक सर्वनामिक। मूल सर्वनामिक का यहाँ पे है, और यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक ना, यह सारी चीज़ें क्या हैं, यह सब ध्यान रखिएगा। पूर्ण ये सब बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे खास कोई क्वेश्चन अभी तक बने नहीं हैं। जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण बोलते हैं। जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। ठीक है, जैसे मैं कहूँ वह इतना सुंदर है कि वैसा कोई नहीं है, तो वह क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। इतना सुंदर तो विशेषता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर है ना, तो यह क्या हो गया, प्रविशेषण। विशेषण के रूपांतरण के संबंध में कामता प्रसाद गुरु का मत सर्वमान्य है, क्योंकि कामता प्रसाद गुरु जहाँ भी आएंगे जानिएगा कि यह बहुत ही, क्योंकि अपने हिंदी के पाड़नी है तो इनकी बात हमेशा मानी जाएगी। हिंदी में आकारांत विशेषणों को छोड़कर दूसरे विशेषणों में कोई रूपांतरण नहीं होता है, परंतु अब विशेषणों का प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है। इसलिए यह कह सकते हैं कि विशेषणों में परोक्ष रूप से लिंग, वचन, कारक होते हैं। इस प्रकार विशेषणों का विकार संज्ञाओं के समान उनके अंतर के अनुसार होता है। हिंदी में विशेषण 3 तुलनात्मक की जाती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो यह ध्यान रखिएगा, आपको पता ही है कि बता ही रहे। देखिए मूल अवस्था क्या होता है, जो पॉजिटिव डिग्री होती है, जैसे वह बहुत अच्छा है, वह अच्छा लड़का है ना, वह अच्छा लड़का है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह सबसे अच्छा लड़का है, वह सबसे अच्छा लड़का है। तो यह तीनों भेद हैं। मूल अवस्था वह अच्छा लड़का है, उत्तरावस्था वह बहुत अच्छा है, ठीक है, वह बहुत अच्छा लड़का है, और सुपरलेटिव डिग्री वह सबसे अच्छा है। तो यह ध्यान रखिएगा ना, तो याद रहेगा। वह यहाँ पे तुलना कर, यहाँ पे ज़्यादातर तुलना होता है, ठीक है। वह अन्य लड़कों से अच्छा है, क्या आएगा वहाँ पे, वह अन्य लड़कों से अच्छा है, और यहाँ वह सबसे अच्छा है। तो यह तुलना करने के लिए आता है, यह बहुत बड़ी विशेषता बताने के लिए आता है। अब आते हैं क्रिया। क्रिया जानते हैं पूरे संसार का क्या है, मूल है। न्यूटन ने भी कहा था कि यदि ईश्वर कहीं भी होगा इस संसार में तो उसने क्या किया होगा, उसने बस संसार गति दे दिया होगा इस संसार को, और गति देने के बाद वह गायब हो गया, मतलब उसने क्रिया शुरू कर दी। यहाँ पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन से लेके हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, कुछ न कुछ काम कर रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि समस्त ब्रह्मांड ऊर्जा का रूप है। खैर साइंस की बात किसी अन्य वीडियो में, यहाँ हिंदी है। तो क्रिया को मूल धातु कहते हैं। क्रिया के मूल को क्या बोलते हैं, धातु। धातुओं में इधर उधर करके परिवर्तन करके क्या बनाया जाता है, क्रिया बनाया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु के 2 भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु और यौगिक धातु आपने संस्कृत में देखा ही होगा, धातु रूप, शब्द रूप, यह सब क्या होते हैं। तो आपने ये सब अच्छे से देखा होगा, ये मुझे पता है, ठीक है। तो धातु रूप एक होता है और एक शब्द रूप होता है। जैसे बालक का आपने क्या याद किया था, शब्द रूप, बालकः बालको, बालकः बालकम, यह सारी चीज़ें। और धातु रूप क्या होता था, जिसमें क्रिया के रूप बताए जाते थे, जैसे गच्छति गच्छता, गच्छन्ति, गच्छस गच्छा, गच्छत गच्छामि, गच्छावा गच्छामः। तो यह सब जो थे वह धातु रूप, धातु के रूप और शब्द के रूप अलग अलग चलते थे। तो वही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यह ध्यान रखिएगा, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु जैसे जा, और इसी में यौगिक धातु क्या होता है, जाना, पढ़ना, लिखना ना, सारी चीज़ें। मूल धातु उसका एक ही होता है, ठीक है। जैसे गम, जैसे पठ, पठ क्या है, पढ़ना, पठ जो है, पठ जो है वह क्या है, मूल धातु है। और यौगिक धातु क्या है, पढ़ना, उसमें ना प्रत्यय जोड़ के यौगिक धातु बना दिया जाता है, ठीक है। यौगिक धातु 3 प्रकार से बनते हैं ना, धातु में प्रत्यय जोड़ने से सकर्मक और प्रेरणार्थ धातु बनते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से क्या बनते हैं, सकर्मक और प्रेरणार्थ जो बन जाते हैं। यौगिक धातु 3 प्रकार के। अच्छा, यौगिक का बात बताया है ना, तो इसमें सकर्मक होते हैं और प्रेरणार्थ धातु बनाया जाता है। सकर्मक धातु कौन से होते हैं, सकर्मक धातु आप जानते हैं जिसका कि प्रभाव किस पे पड़े, कर्म पे पड़े। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम
पुस्तक पढ़ता है। तो यह क्या हो गया ना, इसमें देखिए कर्म क्या है, पुस्तक है, तो इसको सकर्मक बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे शब्द की बात हो रही है, धातु में प्रत्यय यौगिक यौगिक की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए सकर्मक है, जैसे गर्म, जैसे एक चीज़ होती है आना ना। अब गर्म जो है, गर्म क्या है, गर्म क्या है, यह संज्ञा है। संज्ञा में जब जब संज्ञा में क्या जोड़ दिया जाए, क्रिया को जोड़ दिया जाए, संज्ञा में क्रिया को जोड़ दिया जाए तो उससे जो चीज़ बनेगी उसको सकर्मक बोलते हैं, यौगिक धातु। ठीक है, जैसे गर्म आना, तो गर्म प्लस आना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गर्माना ना। तो गर्माना क्या हो गया, यह एक यौगिक धातु हो गया। ठीक है, ऐसे ही यह बदलता रहता है ना। प्रेरणार्थ क्या होता है, प्रेरणार्थ, प्रेरणार्थ का मतलब होता है जब कोई क्रिया प्रेरणा दी जाए किसी को। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप हिंदी का भोलानाथ तिवारी का व्याकरण पढ़ें। ठीक है, तुम सब हिंदी व्याकरण भोलानाथ तिवारी की किताब पढ़ो। तो यह क्या हो गया, मैंने प्रेरणा दिया। ठीक है, तो यह प्रेरणार्थ धातु हो गया ना। इसमें प्रेरणार्थ धातु कौन होगा, मैंने कहा कि तुम किताब पढ़ो, तो यहाँ पे जो कहा शब्द है वह क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थ हो जाएगा। मैंने जैसे एक है, माँ ने बुआ से कहा बच्चे को दूध पिला दो। ठीक है, बुआ ने माँ से कहा बच्चे को दूध पिला दो, तो कहा जो शब्द है यहाँ पे वह क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थ क्रिया हो जाएगा। तो यह सब चीज़ें हैं, ये सब प्रेरणार्थ क्रिया हैं, याद रखिएगा ना। ये हो गया। दूसरा है संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से नाम धातु बनता है। तो नाम धातु वही है ना, नाम धातु। सकर्मक क्या हो गया, तो सकर्मक आपको पता ही है। नाम धातु क्या होता है, जैसे जिस संज्ञा में, संज्ञा विशेषण में प्रत्यय जोड़ देने से, जैसे एक शब्द है बहुत अच्छा सा, हथियाना ना, हाथ हो गया संज्ञा और आना जोड़ दिया तो क्या हो गया, हथियाना हो गया ना। हथियाना क्या हो गया, इसको नाम धातु बोला जाता है, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम में जोड़ने पे क्या बन जाए, एक नया शब्द बन जाए, क्रिया बन जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नाम धातु। सकर्मक धातु क्या होता है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़े उसको सकर्मक धातु बोलते हैं ना। और प्रेरणार्थ क्या होता है, जिसमें हम किसी क्रिया के माध्यम से क्या दें, प्रेरणा दें किसी को। तो यह ध्यान रखिएगा, एक धातु या दो धातु को जोड़ने से संयुक्त धातु बनाते हैं, तो यह भी होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, एक धातु या दो या धातुओं को जोड़ने से संयुक्त धातुएं बनती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, यह भी यौगिक धातु है। क्रिया के भेद, अब चलते हैं क्रिया के भेद देखते हैं। ठीक है, क्रिया के भेद क्या क्या होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें प्रभाव किस पे पड़े, कर्ता पे पड़े, कर्ता पर क्रिया का प्रभाव, उसको क्या बोलते हैं, अकर्मक। सकर्मक किसे बोलते हैं, कर्म पर क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव। ठीक है, तो कर्म पे जब क्रिया का प्रभाव सकर्मक और कर्ता पे क्रिया का प्रभाव तो क्या हो जाएगा, अकर्मक। जैसे राम सोता है, राम का यहाँ पे क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, राम पे केवल पड़ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, जैसे राम पढ़ता है, तो इस पे क्रिया का पढ़ना जो है उस पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, तो राम पे पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। जैसे राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, तो देखिए यहाँ पे राम किताब पढ़ता है, इसका मतलब क्या हुआ, किताब पे भी इस पढ़ता का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, क्रिया दिया हो तो उससे नहीं पता चलेगा, किस वाक्य में दिया हुआ है वहाँ से पता चलेगा कि यह सकर्मक है कि यह कर्मक है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिया के रूप निम्नलिखित हैं, वाच्य, जिससे यह जाना जाए कि वाच्य में कर्ता विषय में विधान किया गया है, या कर्म विषय में अथवा भाव के विषय में, तो उसको वाच्य बोलते हैं ना। वाच्य का मतलब क्या होता है कि जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया है, कर्म के विधेय विधान अथवा भाव के विधेय में, तो वाच्य हो गया। इसका मतलब क्रिया किसके लिए आई है, कर्ता के लिए आई हुई, तो क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। कर्म पे प्रभाव डालेगी तो कर्म क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। और भाव पे यदि क्रिया प्रभाव डालेगी तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से होता है। काल क्या होता है, जिसके क्रिया के व्यापार का समय अथवा उसकी पूर्ण अपूर्ण का अबोध हो, उसको काल क्या बोलते हैं। यह सब मतलब क्रिया के रूपांतरण है कि क्रिया पे किस किस चीज़ों का कैसे कैसे क्रिया दिखाई देती है। जैसे मैं
पढ़ता हूँ, तो आपको काल पता चलेगा, इसमें क्या वर्तमान, मैं पढ़ता था, पास्ट पता चलेगा, मैं पढ़ूंगा, इसके इससे क्या पता चलेगा, पढ़ूंगा। पढ़ूंगा शब्द में क्या पता चला कि यह भविष्य में होगा। पढ़ता था पास्ट में, और पढ़ रहा हूँ वर्तमान में। अर्थभाव क्या होता है? अर्थभाव क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति या प्रयोजन का बोध होता है उसे अर्थ कहते हैं ना। तो यहाँ पे भाववाच्य की बात की जा रही है। भाव की क्रिया के जिस रूप से विधान करने से रीति या प्रयोजन का बोध होता है उसे अर्थ कहते हैं। रीति और जो उसका मतलब प्रयोजन बता दे क्रिया का, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अर्थभाव बोलते हैं। पुरुष 3 पुरुष होते हैं, लिंग 2 लिंग होते हैं और वचन 2 वचन होते हैं क्रिया के हिसाब से भी। वाक्य में क्रिया, लिंग, वचन और पुरुष को निर्धारण करने वाले शब्द को क्या बोला जाता है? प्रयोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रयोग। तो इसको ध्यान रखेंगे। प्रयोग के आधार पे 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो ये संभवतः आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। कर्तारी प्रयोग। कर्तारी प्रयोग क्या है? कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जिस क्रिया का अंतर समानांतर होता है उसे कर्तारी प्रयोग करते हैं। तो कर्ता, लिंग, क्रिया, इन सब के आधार पे क्या हो, पुरुष के अनुसार जिस क्रिया का रूपांतरण होता है उसे क्या बोलते हैं? कर्तारी प्रयोग। जैसे राम किताब पढ़ता है, तो यहाँ देखिए पढ़ता है आएगा। सीता किताब पढ़ती है, सीता किताब पढ़ती है, तो यहाँ देखिए पढ़ती है आ गया। तो यह सब कर्ता के आधार पे क्रिया का क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? कर्तारी प्रयोग बोलते हैं। कर्तारी प्रयोग ना, तो याद रखिएगा। इस उदाहरण क्या होता है ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें शब्दों से स्पष्ट नहीं होती हैं लेकिन उदाहरण से स्पष्ट हो जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, उदाहरण को अच्छे से समझेंगे। और जो नहीं मतलब समझ में जो कठिन थोड़ा सा होगा उसको कहाँ कमेंट में उसको ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि हम उसको ज़रूर एक बार फिर से अगले वीडियो में या फिर वहीं कमेंट में ही जवाब दिया जाएगा। कर्मणि प्रयोग। जिस क्रिया में पुरुष, लिंग और वचन कर्म के अनुसार परिवर्तित होते हैं उसे कर्मणि प्रयोग कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है राम ने रोटी। कर्मणि प्रयोग। जिस क्रिया में पुरुष, लिंग और वचन कर्म के पुरुष, लिंग, वचन के अनुसार होते हैं उसे कर्मणि प्रयोग कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए राम ने रोटी खाया, रोटी खाया, राम ने रोटी खाया। ठीक है, और दूसरा क्या है? सीता ने रोटी खाई ना, या फिर सीता ने रोटी खाई, ये आया है। जैसे सीता ने अमरूद खाया, राम ने रोटी खाई होगा, ठीक है, खाई। तो यहाँ देखिए रोटी जो कर्म है उसके आधार पे यहाँ मतलब लिंग के आधार पे यह क्रिया नहीं बदल रही है। देखिए लिंग यहाँ पे है लेकिन खाई आया हुआ है। सीता ने अमरूद खाया, अमरूद खाया ना, राम ने अमरूद खाया। तो देखिए अमरूद के आधार पे यहाँ पे खाया परिवर्तित हो रहा है, रोटी के आधार पे परिवर्तित हो रहा है। मतलब कर्म के अनुसार पे जहाँ कर्म क्रिया बदले उसको कर्मणि प्रयोग बोलते हैं। तो याद रहेगा कर्मणि प्रयोग। भावे प्रयोग ना, भावे प्रयोग का मतलब जिस क्रिया में पुरुष, लिंग और वचन कर्ता कर्म के अनुसार होते हैं उसे भावे प्रयोग बोलते हैं। तो देखिए ना, कर्ता, इसमें कर्ता या कर्म के अनुसार होते हैं उसको क्या बोलते हैं? भावे प्रयोग बोलते हैं। जैसे अब मुझसे बैठा नहीं जाता, सीता से बैठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, सीता से बैठा नहीं जाता, यह सब चीज़ें क्या हैं? भावे प्रयोग हैं ना। भाव के अनुसार इसमें क्या होता है? क्रिया का रूप परिवर्तित होता है भाव के अनुसार। ठीक है, सीता से बैठा नहीं जाता और राम से बैठा नहीं जाता। इसमें देखिए क्या है, राम और सीता के आने के बाद इसमें भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या हो गया? यह क्या हो गया? यह भावे प्रयोग हो गया, जहाँ भाव के अनुसार वह प्रयोग होता है। भावे प्रयोग इसको बोलते हैं। कर्मणि प्रयोग के 2 भेद होते हैं, कर्तवाच्य कर्मणि, कर्मवाच्य कर्मणि ना। कर्तवाच्य कर्मणि क्या होता है बताइए? कर्तवाच्य कर्मणि, कर्तवाच्य कर्मणि क्या होता है और कर्मवाच्य कर्मणि क्या होता है और भाववाच्य कर्मणि। तो यह तीनों वाच्य हैं ना, जहाँ पे किसका प्रभाव पड़े? कर्ता पे प्रभाव पड़े, कर्तवाच्य कर्मणि, कर्ता का कर्म पे प्रभाव पड़े ना। कर्मवाच्य कर्मणि, कर्तवाच्य कर्मणि, यह सब है।
भाव का प्रयोग, यह सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप जाने दे सकते हैं। आगे देखिए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, यह सब दिए हुए हैं। यह सब सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस पर कैसे पूछे जा सकते हैं, देखिए, जैसे सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहूँ सामान्य वर्तमान, एक मिनट, ठीक है, हाँ सही है। सामान्य वर्तमान देखते हैं। सामान्य वर्तमान, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, यह क्या हो गया, सामान्य प्रयोग हो गया ना। और दूसरा क्या है, दूसरा देखिए तत्कालिक। तत्कालिक क्या होता है, जैसे मैं कहूँ मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो यह तत्कालिक वर्तमान हो गया। पूर्ण वर्तमान, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, यह हो गया संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब इसमें काल का पता जल्दी नहीं चलता है। जैसे मैंने माँ ने खाना बनाया होगा, माँ ने खाना बनाया होगा, बारिश हुई होगी ना, तो यह सब है। संभाव्य वर्तमान क्या होता है, शायद मैं घर न जाऊं ना दीपावली पे, यह सब क्या है, संभाव्य वर्तमान है। भूतकाल होता है सामान्य भूत, वैसे ही जैसे मैं किताब पढ़ता था। आसन्न भूत का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अभी आई हूँ, ठीक है, आई, मैं अभी अभी आई, तो यह क्या हो गया, आसन्न भूत। मैं आया, मैं अभी अभी आई, अभी 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 आई ना, यह आसन्न भूत हो गया। पूर्ण भूत, मैंने खाना खा लिया था ना, मैंने यह किताब पढ़ लिया था, तो यह सब क्या हो गया, अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत हो गया। अपूर्ण भूत क्या होता है, अपूर्ण भूत क्या होता है बताइए। तो अपूर्ण भूत होता है मैं बैठा रहा था, मैं पढ़ रहा था ना, मैं क्या होता, अपूर्ण, अभी मतलब पूरा नहीं हुआ है, मैं पढ़ रहा था। यह क्या है, अभी पूरा नहीं हुआ था, मैं पढ़ रहा था और हो सकता है आगे भी पढ़ूं, तो इसको क्या बोलते हैं, मैं अपूर्ण भूत बोलते हैं। संदिग्ध भूत का क्या मतलब होता है, संदिग्ध भूत, राम घर पहुंच गया होगा ना, राम घर पहुंच गया होगा। हेतु हेतु, ठीक है, हेतु हेतु क्या है, मतलब इसमें ना, मतलब क्या होता है कि कार्य कारण का प्रभाव होता है। हेतु हेतुर हेतुम भूत, हेतु हेतुम भूत, इसमें क्या होता है, जैसे यदि मैं पढ़ता तो पास हो जाता, क्या है ना, यदि मैं पढ़ता तो पास हो जाता, क्या होता है, यदि मैं पढ़ता तो पास हो जाता, ठीक है। तो यह क्या है, जैसे बहुत सारे लोग क्या बताते हैं ना, बहुत सारे लोग आपको पछताते हुए दिखेंगे, आपको सफलता न मिलने के बाद बहुत सारे लोग पछताते हैं, अरे मैं पढ़ा होता तो आज तो उखाड़ ही दिया होता ना। हजारों लोग बीएड करके और पीएचडी करके बैठे हुए हैं, लेकिन जो नहीं किया हुआ है उसको किस बात का दुख है कि मैं यह कर लेता तो आज प्रोफेसर बन ही गया होता, असिस्टेंट प्रोफेसर ना। तो इसको बोलते हैं क्या, हेतु हेतु भूत, ये ध्यान रखिएगा। सामान्य भविष्य क्या होता है, ये एकदम सामान्य सी बात, मैं डॉक्टर बनूंगा, सीधा सा बात है, सिंपल सा ना। संभाव्य भविष्य क्या होगा, मतलब मैं डॉक्टर बनूंगा, यह क्या हो गया, संभाव्य भविष्य हो जाएगा। मैं कल जाऊंगा, तो यह क्या हो गया, सामान्य भविष्य। संभाव्य भविष्य क्या होगा, संभाव्य भविष्य का मतलब होता है कल, शायद कल मैं जा पाऊंगा, शायद मैं कल जा पाऊंगा, शायद मैं कल जा पाऊंगा, यह क्या है, यह संभाव्य भविष्य है। और ये सिंपल सा पता ही है। और हेतु हेतु भविष्य क्या है, शाम तक पुस्तक मैं पढ़ लूँगा, शाम तक यह पुस्तक मैं पढ़ लूँगा, तो ये भी है, ठीक है, कि मतलब शाम ज्यों ही होगी, जब तक तुम आओगे मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँगा, यह सब क्या है, हेतु हेतुमद भविष्य।
तो यह काल थे वाक्य दे के पूछ सकता है कि यह कौन सा है। तो यह ध्यान रखिएगा, इसको एक आध बार फिर से देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा, तो यह क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। भाव या अर्थ की दृष्टि से क्रिया के मुख्य 5 भेद होते हैं: निश्चयात्मक क्रिया, संभावनार्थक क्रिया, संदेहार्थ क्रिया, आज्ञार्थ क्रिया और संकेतार्थ क्रिया। तो यह सब क्रिया हैं, क्रिया के भेद हैं। क्रिया में जिन रूपों का उपयोग संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्द भेदों के समान होता है उन्हें कृदंत बोलते हैं। तो देखिए कृदंत ना, कृदंत क्या होते हैं बताइए। कृदंत देखिए यहाँ रूप के अनुसार कृदंत 2 प्रकार के होते हैं: विकारी कृदंत और अविकारी कृदंत। तो कृदंत क्या होते हैं? क्रिया के जिन रूपों का उपयोग संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्दों के भेद समान हो उन्हें कृदंत कहते हैं ना। क्रिया के भेदों का रूप क्या हो, उपयोग संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण शब्द की भेदों के समान हो, उसे क्या बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं। जैसे मतलब कोई क्रिया है उसको संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाए, जैसे चलता हुआ लड़का गिर गया, तो चलता हुआ लड़का क्या है, यहाँ क्रियार्थक संज्ञा है ना। पढ़ता हुआ, वह किताब पढ़ता हुआ ना। तो यह सब सारी चीज़ें यह जब आएगा तो इसी को कृदंत बोलते हैं ना। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, रनिंग इज़ बेस्ट फॉर द हेल्थ। तो यहाँ देखिए कर्ता के स्थान पे क्या गया है, एक क्रिया आई है रनिंग। टू मॉर्निंग वॉक ना, देखिए मॉर्निंग वॉक इज़ बेस्ट फॉर योर हेल्थ। मॉर्निंग वॉक यहाँ पे देखिए क्या आ गया, वॉक क्या होता है, क्रिया होता है, लेकिन ये इंग्लिश की बात है, इंग्लिश के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह घूमना, तो क्रियार्थक संज्ञा क्या हो गई, जैसे चलता हुआ लड़का, चलती हुई लड़की, यह सब जो हैं कृदंत के रूप में आते हैं। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कुछ खास इसमें नहीं है, इस पे प्रश्न भी बहुत कम हैं। और अब संभवतः टाइम बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो चुका है, तो आगे हम फिर से अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। और कोई भी दुविधा हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए नमस्कार।